अच्छा, और स्पीकर के पद को लेकर के जो भी आपने अभी कहा और जो भी डिटेल दी अदिति, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनकी तरफ से भी इसको लेकर के संशय की स्थिति रखी गई, और नीतीश कुमार जो वो तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चूंकि सहयोगी दल की बात कर रही हैं, तो फिर ये आपको क्या लग रहा है, चंद्रबाबू नायडू तक जाते हुए ये पूरा रास्ता दिख रहा है आपको, या फिर बीजेपी कुछ और सोच रही है? 17-18 जून को राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक होती है जिसमें स्पीकर को लेकर, स्पीकर के पद को लेकर चर्चा होती है, जिसमें सारे सहयोगी दल होते हैं। फिर कुछ देर बाद ये बात आती है कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी ने स्पीकर के पद पर लेकर ये कहा कि हम विपक्ष जो साथ में सहयोगी दल हो उनके स्पीकर होना चाहिए। फिर डिप्टी स्पीकर की बात हुई, तो दरअसल बात यह आई कि मांग की गई है स्पीकर के पद की टीडीपी द्वारा। उसके बाद साइलेंस हो जाता है और फिर सडनली जेडीयू की तरफ से ही बयान आता है कि हम एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को पूरी तरीके से समर्थन देने को तैयार है, जो भी नाम हो। इसका ये मतलब है कि नाम बाहर नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद एक और सूत्र की तरफ से चर्चा आती है कि चंद्रबाबू नायडू भी स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी के लिए खुला समर्थन रखते हैं। यानी कि कुछ तो हुआ और फिर कुछ सहमति बनी, बैलेंस हुआ, लेकिन कुछ तस्वीर साफ नहीं थी। और शायद उसी के बाद बात निकल के आई कि डिप्टी स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा, जिसमें डी पुरंदेश्वरी का नाम है, वो उनकी साली भी है, जिता खिलाएं तमाम होते हैं। अब देखिए, स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। 272 प्लस और 272 माइनस की तस्वीर मैंने आज देखी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जो बहुत अलग है। स्पीकर वो व्यक्ति है, और जिसमें पिछले दिनों के कई एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कई स्पीकर के ऐसे फैसले जिसपे कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं एक ऐसा ही छोटा एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, जब ये बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट से चली गई थी, और तब के स्पीकर ने एक ऐसे सांसद को वोट देने के लिए अलाउ कर दिया था जो सांसद सीएम बन चुके थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा बतौर सांसद नहीं दिया था। वो किसी एक प्रदेश में सीएम थे, लेकिन फिर भी ये स्पीकर के विवेक पे था कि वो अलाउ करते हैं। वैसे देखा जाए तो वो अलाउ नहीं करते तो सरकार बच जाती, पर क्योंकि उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा तब तक नहीं दिया था, तो फिर उनको अलाउ किया गया, और सिर्फ उस एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। तो स्पीकर की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर का विवेक, स्पीकर के फैसले। वो चाहे तो निष्कासित कर सकते हैं बिहेवियर को लेकर, वो चाहे तो मनी बिल को लेकर, कई ऐसे बिल, साधारण बिल मनी बिल में करके उसको पास करा दिए जा सकते हैं। बिलों के पास होने से लेकर, विधेयकों के पास होने से लेकर, बहुत ऐसे फैसले हैं जो स्पीकर के हाथ में है जी। ऐसे में इस बार और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ठीक वैसे ही डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर के पास सारी वो ताकतें होती हैं जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तरह ले सकता है। तो ये पूरा गेम बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में विपक्ष इस बार बहुत आक्रामक है। अब देख लीजिए, पहला संविधान के बचाने की बात वो पहले भी करते आए चुनाव में, अभी भी संविधान की कॉपी लेकर आए। दूसरी बड़ी बात है नीट को लेकर, आप देखिएगा हंगामा, वॉकआउट, तमाम चीजें वो चर्चा चाहेंगे नीट को लेकर, सरकार ने क्या किया। फिर मुद्दा आएगा मणिपुर को लेकर, मणिपुर पर चर्चा होगी। ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और इस बीच में अभी क्या कुछ बचा है, आज 24 तारीख है, कल भी शपथ होगी, कल सुबह 12 बजे पहले नामांकन दाखिल होगा स्पीकर का, 26 तारीख को प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के बाद वो जो हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष क्या अपना कैंडिडेट उतारेगा, क्या वो सहमत हो जाएगा, ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर वो अड़ी जरूर करेगा, खींचतान में होगी। फिर 27 तारीख को आपको अपर हाउस लोअर हाउस सब कंबाइंड सेशन में उपराष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें वो अपनी सरकार के आगे के विकास के रोड मैप को और एक उस आईने को दिखाएंगी कि सरकार कैसी होनी चाहिए और क्या क्या काम करेगी, सरकार को आगे का रोड मैप। तो 27 बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद रिप्लाई आएगा 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये पूरा का पूरा सत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सत्र के बीच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, खींचतान, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसके अलावा नीट, मणिपुर, तमाम ऐसे मुद्दे जी। अच्छा अदिति, अब जिस तरीके से नंबर गेम इस बार हुआ, इस बार के चुनाव में जो हमने नंबर गेम देखा,
पिछली बार के मुकाबले और उससे भी पहले के मुकाबले हमने देखा है कि इस बार का नंबर गेम विपक्ष का बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रांग है। तो जाहिर है अगर नंबर गेम में कांग्रेस या फिर पूरा इंडी गठबंधन स्ट्रांग रूप से नजर आ रहा है तो हर एक मुद्दा, जैसे कि अब से पहले के कार्यकाल में और अब से पहले के सत्र में हम देखते थे, उन्होंने कहा भी कि ध्वनि मत से चीज़ें पास हो जाती है। इस बार क्या पूरा सत्र इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं, वो बिल जो पहले सोचे गए हैं वो इस बार ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि सबसे बड़ी बात है एफडीआई को लेकर एक बिल है। अब ये बिल है जिसमें ये है कि एफडीआई बाहर के जो निवेश है वो उसको अभी शायद 43% 45% है, जिसको बढ़ाकर 65% करना है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का ये मानना है, जो सांसद होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि ऐसा अगर निवेश किया तो जो बीमा बिल जैसे कहते हैं, बीमा विधेयक, उस विधेयक का नाम है, तो उस बीमा विधेयक में जो प्राइवेट जो यहाँ की जो निजी बीमा की कंपनीज हैं उनको बहुत नुकसान होगा अगर निवेश बाहर से आएगा। तमाम तरीके की ऐसी स्थिति में कि बाहर के निवेश में जो यहाँ के लोकल कंपनीज हैं, प्राइवेट बीमा जो कंपनीज हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो बहुत सारे, और अगर नंबर गेम होता तो शायद ध्वनि मत से पास हो जाता, जैसे पहले के बिल हुए हैं। तो बिल टेबल करने का समय 370 बिल टेबल किया गया था कुछ सेकंड्स पहले। नहीं तो अक्सर होता है टेबल करते हैं, सांसद उसे पढ़ के आते हैं, लेकिन ये सब कुछ था नंबर गेम। जब नंबर थे तो ये किया जा सकता था। और इस बार अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो वो 32 सीटें कम हैं और खुद जो एनडीए है वो 292 पर है। तो ऐसी स्थिति में, और 234 विपक्ष है, खुद कांग्रेस 10 साल बाद इस बार अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन का हक ले पाएगी। ऐसे में उसके पास खुद के पास 100 है, 99 आए थे, एक निर्दलीय आके उनके साथ जुड़ गए। तो इस बार का चेहरा मोहरा, इस बार का हवाएं फिजाएं वैसी संसद नहीं रहेगी जो पिछली बार आपको देखने को मिली थी। चाहे फिर वो किसी मुद्दे पर किसी विपक्ष के सांसद को बोलने के समय से रिलेटेड हो, या फिर किसी बिल से रिलेटेड हो, या पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में किसी तरह की स्थितियां हों जिस पर संसद में सांसद मांग करे बात करने की और उनको समय ना दिया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें, और साथ में निष्कासन, अगर मिसबिहेव होगा तो स्पीकर उनको सस्पेंड करेंगे, जो पहले हुआ सस्पेंड करेंगे, तो उसमें वॉकआउट तमाम तरीके की स्थितियों को लेकर। और आप देखिए इतने बड़े आंकड़ों के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और बहुत सहज तरीके से बीजेपी ने उसे स्वीकारा था। और उसकी वजह थी क्योंकि बीजेपी के पास नंबर आंकड़े थे, उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते, तैयार कर सकते। तो ऐसे में पहले दिन से आखिरी दिन, ये 5 साल, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें विपक्ष खुद को दर्ज कराएगा। और फिर आप देखिए ये यहाँ पर जो एकजुटता होगी वो बाहर उपचुनाव में बिल्कुल अलग होगी। यहाँ की एकजुटता आपने आज देखा कैसे केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव को गले लगाया। जी आज किस तरीके से अखिलेश यादव सोनिया गांधी से जब तमाम लोग मुलाकात कर रहे थे, विपक्ष की एकजुटता सदन के अंदर बाहर होने वाले चुनाव को इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे और इसीलिए अदिति वो जो तस्वीरें जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो सरकार की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करती हुई नजर नहीं आ रही है।